हेलो एवरीवन। लास्ट डीपीपी अप्रोक्सीमेट थ्योरेटिकल थी, आपसे आसानी से बन भी गई होगी, इसीलिए हम पूरे डीपीपी यहाँ पे डिस्कस ना करके सिर्फ ये 4 न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे ताकि अपना टाइम सेव हो। जैसे 12th क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर और सिग्मा की वैल्यू दे रखी है कि सिग्मा है हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। हमसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बताओ कि वेरी क्लोज टू दी सरफेस, मीन्स एक पॉइंट है स्फीयर के बिल्कुल क्लोज है। और कल हमने बात की थी कि अगर पॉइंट स्फेरिकल सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो उस कंडीशन के ऊपर हम ये मान सकते हैं कि वह स्फेरिकल सरफेस हमारी इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के तरीके से बिहेव करेगी। और हम जानते हैं कि कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू हमारी है 8.85 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो 10⁻6 आ जाएगी। तो हमारा इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है एक स्फेरिकल कंडक्टर की 1 किलोवाट पर मीटर। द फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। यानी हमारा 14th क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर के इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 1000 वोल्ट पर मीटर और यह किसके बराबर है कि इसका सपोज चार्ज क्यू मान लेते हैं तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब ये कहना चाहता है कि सेंटर से डायमीटर जितनी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमारी अगर 2r हो जाए तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो इस पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करें तो k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, डिस्टेंस अब 2r हो चुकी है तो 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर। और ये वैल्यू हमें डिफाइन दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है कि 1000 है तो 1000/4 करेंगे हम कितना आ जाएगा 250 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। यानी 14th का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा 15th में एक टाइप से रेशियो पूछा है हमसे कि चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताओ कि चार्ज की वैल्यू सेम दे रखी है। हम जानते हैं कि एरियल चार्ज डेंसिटी जो होती है वह चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होती है। चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होता है 4πr² करो एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, और अगर सर्कुलर फॉर्म होती तो πr² होता। मीन्स ये हमें दोनों के लिए कांस्टेंट दे रखा है, 4π कांस्टेंट होता ही है तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r²। अब सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 करेंगे तो r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल टर्म चल रही है एक दूसरे के। और हमें रेडियस का रेशियो दे रखा है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आर चार्ज इक्वली, यानी ये 2 दे रखा है ये 4 दे रखा है तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा तो 4/1 यानी 4:1 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन। टोटल चार्ज दे रखा है एक स्फीयर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जिसका चार्ज की वैल्यू दे दी 1 माइक्रोकूलम। रेडियस की वैल्यू तो हमें 10 सेंटीमीटर दे दी और चार्ज की वैल्यू हमें दे दी 1 माइक्रोकूलम। और ये पूछ लिया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ। हम जानते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इसकी सरफेस पे ही होता है, वह सरफेस पे कितना होगा के क्यू मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 10⁻5 आ जाएगा। 9 इंटू 10⁻5 हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। 20 और 21 क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ग्राफ को कंपेयर किया हुआ है कि हमारा कौन सा ग्राफ राइट होगा। आगे से हम हर डीपीपी इसी टाइप से डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 11th का एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि 11th क्लास में हमने दो टाइप के फोर्स पढ़े थे, एक कंजर्वेटिव नेचर का था और एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का था। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स थे जिनसे जो वर्क डन कैलकुलेट करते थे वह वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, जैसे हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और सेकंड हमारा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का जो पाथ डिपेंडेंट था, मीन्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, हर पाथ के लिए फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग होगा तो हीट लॉस भी अलग अलग होगा, वर्क डन की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। ये सारी चीज़ें पड़ी थी। उसके अंदर एक मेजर डिफरेंस ये भी था कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते। जैसे कंजर्वेटिव की बात करें हम कि स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव नेचर का था तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन कर दी जो कि ½ होती थी। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की। इस चैप्टर के अंदर जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं वह फोर्स है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स फोर्स। वह फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव नेचर का है। उसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है एक चार्ज पार्टिकल का, वह भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो हम इस फोर्स के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स की, कि एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पे है। इस नेचुरल पोजीशन पे इस स्प्रिंग को अगर थोड़ा सा खिसकाया जाए, खींचा जाए, उसमें अगर एक्सटेंशन आएगी या कंप्रेशन आएगा तो उसके अंदर ½ हमारा एक्सटेंशन मानो चाहे कंप्रेशन मानो, उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो सबसे पहले उसी की डेरिवेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी वह डेरिवेशन सेम टू सेम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जैसी ही है। तो यह डेरिवेशन हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सेम टू सेम हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसके कारण जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे एक सिस्टम की वह क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसी डेरिवेशन को देखेंगे। यहाँ पर डेरिवेशन करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी का आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं कि मैं एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करना चाहूं। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जैसे ये स्प्रिंग था अपनी नेचुरल पोजीशन पे था और फ्रिक्शन लेस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट के साथ रख दिया हमने, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लिया। मैं इस स्प्रिंग को इसकी इनिशियल पोजीशन A से दूर ले जाकर B पर रखना चाहता हूं। तो यह स्प्रिंग अपने आप तो A से B जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो अपनी नेचुरल पोजीशन पे है तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा, मीन्स एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा। और किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ? इसके फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि मैं एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन असेंबल करने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन करता हूँ वह वर्क डन जो इस फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है वह वर्क डन हमारा क्या होगा? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। मीन्स वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम इन ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक सिस्टम को एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन में असेंबल करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वह वर्क डन क्या होगा? हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो हम इसकी डेरिवेशन भी करते आए हैं और डेरिवेशन हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से की थी। इंटीग्रेशन की हेल्प क्यों ली? क्योंकि यह कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हर पॉइंट के ऊपर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से पॉइंट पे जाके उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट के ऊपर होने वाला टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। फिर इंटीग्रल हेल्प से हम नेट वर्क डन की कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे मैं x डिस्प्लेसमेंट चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इस A पोजीशन से r डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट dr कट करूँगा। इस r वाले पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट P था, ये वो कंडीशन है जब मैं A से B जा रहा था तो रास्ते में किसी एक P पॉइंट पे कैलकुलेशन की मैंने और उस P पॉइंट पे छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के कारण छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट किया। तो इस P पॉइंट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स था वह फोर्स था हमारा माइनस का KR, क्योंकि अपोजिट है। अदरवाइज आप I की कैलकुलेशन से यानी I कैप माइनस I कैप की कैलकुलेशन से भी वर्क डन निकाल सकते हो। अदरवाइज हर टीचर अपनी अपनी लैंग्वेज में करवाता है। जैसे अगर वेक्टर की फॉर्म में चलूँ तो माइनस का I कैप
सपोज ये डायरेक्शन आई कैप और ये डायरेक्शन माइनस का आई कैप है, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि एक्सटेंशन हो रहा है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वह फोर्स इस डायरेक्शन का मतलब माइनस आई कैप में लगेगा। छोटी सी हमारी डिस्प्लेसमेंट जो थी वह डिस्प्लेसमेंट डी आर थी, यानी यहाँ से आगे जा रहा हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मीन्स प्लस आई की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी डी आर प्लस आई कैप आ गई। अब इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन अगर हम डिफाइन करें तो वह वर्क डन होता है फोर्स इंटू है छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई तो 1 होता है, तो माइनस का के आर डी आर हो गया। नेट वर्क डन के लिए कैलकुलेट करना पड़ता था इसका इंटीग्रेशन करके। नेट वर्क डन हमारा W आ गया, और इंटीग्रेशन के लिए हमें R की लिमिट लगानी पड़ेगी। R की लिमिट, R कहाँ से कहाँ जा रहा है, R यहीं से तो स्टार्ट हुआ है और कहाँ जा रहा है, X डिस्टेंस आगे जा रहा है, मीन्स 0 से लेके R तक जा रहा है। माइनस के बाहर आ गया, माइनस के बाहर आ गया, और R का हमें इंटीग्रेशन करना है। R का इंटीग्रेशन क्या होगा, r²/2, और लिमिट लग जाएगी 0 से x की। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 तो बाहर आ गया, माइनस का हाफ kx² होगी वैल्यू इसकी। ये हमने वर्क डन निकाला था। अब वर्क डन निकालने के बाद हमने क्या किया कि वर्क डन होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन में भी हमने पढ़ रखा था, यानी माइनस का u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन हो गया हमारा माइनस का u फाइनल प्लस का u इनिशियल। u इनिशियल, इनिशियल हमारी कंडीशन कौन सी थी, ए पॉइंट वाली थी। ए पॉइंट के ऊपर इसके अंदर कोई एक्सटेंशन था, न कंप्रेशन था न एक्सटेंशन था, क्योंकि हम तो नेचुरल लेंथ लेके चले थे। तो नेचुरल लेंथ के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो 0 होगी, यानी ये वैल्यू हमारे लिए 0 होगी। तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बच जाएगी UF की, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी माइनस का W, यानी प्लस का हाफ kx²। वर्क डन हमारा नेगेटिव इसलिए आया कि हमने सिस्टम पे काम किया, या अपने आप तो नहीं गया ना, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है। बट इस सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आई है, प्लस हाफ kx²। तो इस डेरिवेशन में हमारे काम आने वाली 2-3 बातें, एक तो ये कि इनिशियल पोजीशन पे हमने क्या माना है, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि वहाँ पर फोर्स नहीं था, फोर्स की वैल्यू 0 थी। तो फोर्स की वैल्यू 0 होने के कारण हमारा वर्क डन भी हमें कुछ नहीं मिला, पोटेंशियल एनर्जी हमने इनिशियली इसकी 0 मान ली हमारी रेफरेंस के अंदर। हम जिस रेफरेंस पे काम करें वह ए पॉइंट हमारा इनिशियल, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 वाले पॉइंट, यानी जहां रेफरेंस के अंदर हम 0 मान रहे हैं, उस पॉइंट से हम गिवन कॉन्फ़िगरेशन गिवन पॉइंट पे आना चाहते हैं। उस दौरान हम r यानी 0 से लेके r एक डिस्टेंस मान लेंगे, उस r डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dr लेंगे। वह छोटा सा एलिमेंट dr का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब बात करते हैं हम हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। सेम टू सेम यही सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होगी। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम मान लेते हैं। जैसे एक हमने मान लिया यहाँ पर पॉइंट Q1 चार्ज रखा हुआ था। मैं एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन असेंबल करना चाहता हूँ कि r डिस्टेंस पे जाके, या फिर जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट हमने x मानी, तो x डिस्प्लेसमेंट पे जाकर ये A पॉइंट था, B पॉइंट के ऊपर मैं एक दूसरा चार्ज Q2 लाना चाहता हूँ। यानी रखा नहीं है अभी, लाना चाहता हूँ मैं B पॉइंट के ऊपर, और मैं ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता हूँ। अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि इनके बीच अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगी, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगी, कोई ना कोई फोर्स लगेगा और उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाकर यह सिचुएशन बनेगी, यह कंडीशन हमारी बनेगी। और वही वर्क डन इस सिस्टम की
पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो चलिए इस चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट पे लाके रखते हैं। तो हम कहाँ से चार्ज पार्टिकल को लाना शुरू करें? वहाँ से जहाँ की रेफरेंस में हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माने। जैसे यहाँ पे हमने कहाँ माना, ए पॉइंट के ऊपर जीरो माना पोटेंशियल एनर्जी को, और यहाँ पर कहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? अगर हम Q1 से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, इनफाइनाइट वैसे तो कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती, कभी आप सोच रहे होंगे दूसरे ब्रह्मांड से चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट का मतलब इसके रीजन से बाहर, जहाँ पर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड न हो, उसके बाहर से, यानी उसके बाहर से इनफाइनाइट मानेंगे हम। वहाँ से एक चार्ज पार्टिकल Q2 को लाके मैं बी पॉइंट पे रखूँगा, तब मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो चलिए इनफाइनाइट से लाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ से लेके आ रहे थे सीधा इस रास्ते पे, हम क्या करेंगे? एक्स पे आने से पहले, उसमें भी हमने ये किया था ना कि फाइनल पोजीशन पर पहुँचने से पहले हमने बीच का एक आर डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट लिया था। तो हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं, हम एक पी पॉइंट मान लेंगे जो कि इस Q1 से आर डिस्टेंस पे। हम इस पी पॉइंट से थोड़ा सा आगे चलेंगे, यानी एक डी आर डिस्प्लेसमेंट चलेंगे। अब इस कंडीशन पे हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन से पहले निकाल लेते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगा। फोर्स लगा हमारा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर वेक्टर की फॉर्म में चलना चाहो तो यहीं पे आप लगा लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आई कैप, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस का आई कैप। और फोर्स हमारा रिपल्सिव नेचर का होगा, क्योंकि दोनों को हम लाइक चार्ज लेके चल रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव मान लो अपनी डेरिवेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन का होगा, यानी प्लस का आई कैप। फिर डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डी आर। बट यह डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है ना, क्योंकि इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे आ रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हमारा माइनस का आई कैप लगेगा इसके साथ। तो हमारा छोटा सा वर्क डन क्या होगा? वह फोर्स डॉट, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 होता है, नेगेटिव का नेगेटिव साइन रह जाएगा, इनटू डी आर होगा। बस चेंज ही सिर्फ इतना आया, यहाँ पर फोर्स हमारा के आर था, यहाँ पर फोर्स हमारा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। अगर ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ोगे तो हूबहू यही चलेगी, M1 M2 हो जाएगा, यहाँ पर सेम टू सेम ही डेरिवेशन होती है हमारी, के की जगह जी आ जाएगा। नेट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन में आर कहाँ से कहाँ है? यहाँ पर आर 0 से x है, क्योंकि 0 पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 थी। हमारी यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट है, तो हम इनफाइनाइट से x डिस्टेंस पे आ रहे हैं, न कि 0 से x पे जा रहे हैं। तो यह लिमिट भी थोड़ा देख कर पुट करना है कि इनफाइनाइट से हम x डिस्टेंस पे आ रहे हैं। W की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस का के Q1 Q2, ये तो कांस्टेंट ही है, -2 पावर हो जाएगी ना, और -2 पावर का इंटीग्रेशन होता है x की पावर -1, यानी माइनस का 1/r हो जाएगा, और इनफाइनाइट से x डिस्टेंस हो जाएगा। माइनस से ये माइनस कैंसिल। वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1/x आ जाएगी, और 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ वैल्यू 1/x लिख रहा हूँ। ये आया है हमारा एक्सटर्नल वर्क डन, यानी हमने जो काम किया है एक्सटर्नल वर्क डन। अब उसमें तो जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन था, क्योंकि मैकेनिक्स चल रही थी, वही हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमने इसको दे दिया, इसमें स्टोर हो गई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमारा कितना हुआ, यानी हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन हमने जितना किया है उसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होगा वह जस्ट नेगेटिव एक्सटर्नल वर्क डन के होगा। और हमारा एक्सटर्नल वर्क डन ये था, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होगा वह होगा माइनस का के
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x के बराबर। अब जैसे हमने ये लिखा था एक्सटर्नल वर्क डन हमारा एनर्जी के बराबर आ गया नेगेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी, तो हमारा यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमारा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर। मतलब वर्क डन इलेक्ट्रिकल जो होगा वह किसके बराबर होगा, इसमें अगर मैं डायरेक्ट यही बात लिखना चाहूँ क्योंकि इनिशियल को तो हमने भी जीरो मान रखा है ना, तो वह होगा माइनस का U फाइनल, और फाइनल वाली एनर्जी मतलब बी पॉइंट की कंडीशन के अंदर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी तब जाकर उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस का K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x किसके बराबर होगा, माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। और यह रिजल्ट एक पॉइंट के लिए नहीं होता, एक सिस्टम के लिए होता है कि हम ये कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, A के ऊपर Q1 और B के ऊपर Q2 ला के रखना चाहते हैं। तो इन दो सिस्टम के लिए, दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² होती है। अब अगर बात की जाए कि पार्टिकल दो नहीं दो से ज़्यादा हो तो न्यूमेरिकल दो से ज़्यादा पार्टिकल सिस्टम के लिए ही आएंगे। तो दो से ज़्यादा सिस्टम जाने से पहले एक बात और आप समझ लो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है Q1 Q2 हमने लाइक चार्ज माने हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि फॉर लाइक चार्ज पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी उस सिस्टम के लिए, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर वो लाइक हुए तो वह होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। और दूसरा हमारा ये है कि फॉर अनलाइक चार्ज पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वह आएगी माइनस का K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x। ये दो बातें भी हमें याद रखनी है। और वैसे भी अगर ये समझो आप दोनों अगर अनलाइक चार्ज हुए, जैसे ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव होते तो रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव चलता ना। यानी जो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव यहाँ पर आया वो नेगेटिव होता, नेगेटिव घुमा फिरा के लास्ट में जाकर नेगेटिव ही हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक चार्ज जब भी अगर गिवन होंगे तो उस केस में पॉजिटिव एनर्जी होगी और अनलाइक चार्ज के लिए नेगेटिव एनर्जी होगी। ये हमें याद रखना है। या फिर आप इस बात से समझ लो कि Q1 और Q2 विद साइन पुट करना है आपको। अगर इस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को रटना नहीं चाहते तो बस इतनी सी बात याद रख लो, चाहे हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और चाहे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को डिफाइन करें, हमें वैल्यू साइन के साथ रखनी है यहाँ पर। क्योंकि हम कूलम्स लॉ फोर्स कैलकुलेट करें या इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करें, उस टाइम हम कभी भी साइन के साथ वैल्यू चार्जेस की पुट नहीं करते थे, बट हमें यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू साइन के साथ पुट करनी है, तभी हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी जब हमने डिफाइन की थी उस दौरान लिखा था कि इनफाइनाइट से एक चार्ज पार्टिकल को किसी सिस्टम में लाके असेंबल करेंगे तो उस दौरान हमारा जो वर्क डन होता है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क डन, और वर्क डन की यूनिट हमने पहले डिफाइन कर रखी है, ऐसा यूनिट होती है वर्क डन की जूल, कैपिटल जे से या फिर जूल पूरे वर्ड से इसको दर्शाते हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर हम जैसे मॉडर्न फिजिक्स में भी एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी, उस दौरान भी हमें यूनिट वगैरह डिफाइन करनी होगी। उस दौरान यूनिट जो होगी वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक और ऐसा यूनिट तो जूल हो गई, और सेकंड यूनिट पोटेंशियल एनर्जी की है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने जूल के बराबर होता है। ये हमें रिलेशन याद रखनी है। मींस पोटेंशियल एनर्जी की दो यूनिट डिफाइन करेंगे, एक तो होगी ऐसा यूनिट जूल होगी, एक अनदर यूनिट होगी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है ना उतने जूल के बराबर।
तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, हमें याद रखनी है।